फिल्म की शुरुआत एवा और मिच नाम के एक खूबसूरत कपल से होती है जिनकी अभी अभी शादी हुई थी और दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। उनकी ज़िंदगी बिल्कुल परफेक्ट चल रही थी, लेकिन तभी कहानी अचानक एक डरावने मोड़ पर पहुंच जाती है। हम एवा की घबराई हुई आवाज़ सुनते हैं जो बार बार मिच को वॉइस मैसेज भेज रही होती है क्योंकि वो उसका कॉल नहीं उठा रहा था। कांपती हुई आवाज़ में वो पूछती है कि क्या वो ठीक है, फिर बताती है कि रिजॉर्ट वाले भी कोई जवाब नहीं दे रहे और आखिर में कहती है कि वो लगातार कोशिश करती रहेगी क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती है। इसके बाद हमें एक फ़्लाइट का सीन दिखाया जाता है जहां एवा टस्मेनिया जा रही होती है। रास्ते में वो न्यूज़ रिपोर्ट देखती है जिसमें बताया जाता है कि एक हफ्ते पहले यूएस मिलिट्री ने गलती से टस्मेनिया के तट के पास एक एक्सपेरिमेंटल वेपन डिप्लॉय कर दिया था और उस एक हादसे ने पूरी होबार्ट सिटी को तबाह कर दिया। पूरे आइलैंड पर मौत फैल चुकी थी। लगभग 5 लाख लोग उसी पल मारे गए थे। ये खबर सुन किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए, लेकिन एवा के लिए सबसे बड़ा डर ये था कि कहीं उस हादसे में मिच भी तो नहीं फंस गया। इसीलिए वो अपनी जान जोखिम में डालकर टस्मेनिया जा रही थी ताकि अपने पति को ढूंढ सके। फ्लाइट में उसके बगल में एक बुजुर्ग औरत बैठी होती है जो खुद भी वहाँ अपने पोते को ढूंढने जा रही थी। तभी हमें पता चलता है कि गवर्नमेंट ने वॉलंटियर्स से रिक्वेस्ट की है कि वे टस्मेनिया जाकर डिज़ास्टर के बाद लोगों की मदद करें, और एवा भी उसी उम्मीद के सहारे वहां पहुंच रही थी कि शायद मिच अभी जिंदा हो। एवा बाकी लोगों की तरह वहां एक वॉलंटियर बनकर पहुंची थी, लेकिन सच तो ये था कि उसका असली मकसद सिर्फ एक था, अपने पति मिच को ढूंढना। कुछ ही देर बाद फ्लाइट में मौजूद सभी लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। वहां उतरते ही उनके फ़ोन्स जमा कर लिए जाते हैं और बताया जाता है कि वापस जाते वक्त ही उन्हें लौट आया जाएगा। इसके बाद एवा रजिस्ट्रेशन काउंटर पर जाती है जहां वो ऑफिसर से कहती है कि वो कंपैशनेट ग्राउंड्स पर यहां आई है और वो साउथ में मौजूद वुडब्रिज नाम के छोटे से टाउन में बॉडी रिट्रीवल यूनिट के साथ काम करना चाहती है। लेकिन ये सुन ऑफिसर तुरंत मना कर देता है। वो बताता है कि होबार्ट के दक्षिण में किसी को नहीं भेजा जा रहा क्योंकि पूरा इलाका अभी भी आग में जल रहा है। फिर ऑफिसर उससे पूछता है कि वहाँ उसका कौन है, जिस पर एवा की आंखें भर आती हैं और वो धीरे से कहती है, मेरा पति। वो आगे कहती है कि वो एक फ़िज़िकल थेरेपिस्ट है और लोगों की मदद कर सकती है, लेकिन फिर भी ऑफिसर साफ मना कर देता है। तभी एवा डरते हुए पूछती है क्या वो अफवाहें सच हैं, और यहीं से सीन एक ब्रीफिंग हॉल में कट होता है जहां सभी वॉलंटियर्स को उनके काम के बारे में बताया जा रहा था। तभी एक ऑफिसर उन अफवाहों की पुष्टि करता है। वो कहता है कि कुछ रेयर केसेस में उन्होंने कुछ मरे हुए लोगों में अजीब बिहेवियर देखा है, मानो मौत के बाद भी उनके शरीर पूरी तरह शांत नहीं हुए। ऑफिसर बताता है कि उन्हें नहीं पता कोई विक्टिम कब दोबारा हरकत करने लगे, लेकिन अगर किसी का सामना ऐसे किसी इंसान से हो तो उसे खुद कुछ नहीं करना है क्योंकि ऐसे केसेस को सिर्फ मिलिट्री ही हैंडल करेगी। ऑफिसर सभी वॉलंटियर्स को भरोसा दिलाता है कि जो लोग मौत के बाद वापस हरकत करने लगते हैं वे बेहद धीमे होते हैं, शांत रहते हैं और फिलहाल किसी के लिए खतरनाक नहीं हैं। ये सुन वहाँ मौजूद लोग थोड़ा सहज तो हो जाते हैं, लेकिन उनके चेहरों पर डर अब भी साफ दिखाई दे रहा था। इसके बाद सभी वॉलंटियर्स को बस में बैठाकर उनकी असाइंड लोकेशंस की तरफ भेजा जाता है। रास्ते में उन्हें एक इमरजेंसी किट दी जाती है जिसमें फ्लेयर भी मौजूद थी। तभी एक ऑफिसर उन्हें सख्त हिदायत देता है कि अगर उनका सामना किसी लिविंग डेड से हो तो वे खुद कुछ करने की कोशिश ना करें, बस तुरंत फ्लेयर जला दें ताकि आर्मी वहां पहुंचकर सिचुएशन को हैंडल कर सके। कुछ देर बाद एवा आखिरकार उस जगह पहुंच जाती है जहां उसकी ड्यूटी लगाई गई थी। वो एक दूसरी महिला वॉलंटियर के साथ एक घर की तरफ बढ़ती है ताकि वहां किसी डेड बॉडी की जांच की जा सके। घर के अंदर जाते ही एवा की नज़र दीवारों पर लगी फैमिली फोटोज़ पर पड़ती है जिनमें एक खुशहाल परिवार मुस्कुराता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन अगले ही पल बाहर गार्डन में पहुंचते ही उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है क्योंकि वहां उसी परिवार के सभी लोग मरे पड़े थे। ब्लास्ट ने किसी को भी नहीं छोड़ा था। ये नज़ारा इतना दर्दनाक था कि किसी का भी दिल कांप जाए। फिर भी एवा और उसकी पार्टनर हिम्मत जुटाकर उन बॉडीज़ को बाहर लाने लगती हैं, लेकिन जैसे ही उस महिला की नज़र बच्चों की लाशों पर पड़ती है वो टूट जाती है। रोते हुए वो कहती है कि अब वो ये सब और नहीं कर सकती, वो बस अपनी बेटियों को गले लगाना चाहती है। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी एवा सामने वाले घर से एक आदमी को बाहर आते देखती है जो उल्टियाँ कर रहा था और अपने पार्टनर क्ले से कह रहा था कि अब उससे भी ये सब नहीं सहा जा रहा।
अब एवा और क्ले साथ मिलकर काम करने लगते हैं और दोनों एक एक कर अलग अलग घरों की तलाशी लेने लगते हैं। तभी वे एक घर के अंदर एक बुजुर्ग आदमी की डेड बॉडी पाते हैं। ये सब देख एवा के मन में एक सवाल आता है। वो क्ले से पूछती है कि आखिर सिर्फ कुछ मरे हुए लोग ही दोबारा हरकत क्यों करने लगते हैं, लेकिन क्ले के पास भी इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। इसके बाद वे दोनों लगातार एक घर से दूसरे घर जाते रहते हैं और हर जगह सिर्फ मौत का सन्नाटा बिखरा हुआ मिलता है। हर घर में लाशें पड़ी थीं और ये सब धीरे धीरे उनके मन को अंदर तक तोड़ने लगा था। फिर वे एक और घर में पहुंचते हैं जहां उन्हें एक भारी भरकम औरत की बॉडी मिलती है। दोनों मिलकर उसे बाहर खींचने की कोशिश करते हैं लेकिन कामयाब नहीं हो पाते। तभी क्ले बाथरूम जाने के लिए अंदर चला जाता है और एवा वहीं उस डेड बॉडी के पास बैठ जाती है। तभी उसकी नज़र दीवार पर लगी उस औरत की वेडिंग फोटो पर पड़ती है, जिसे देखते ही उसे अपनी शादी याद आ जाती है जहां मिच प्यार से उसकी उंगली में रिंग पहना रहा था। कुछ पल के लिए एवा उन यादों में खो जाती है। इसके बाद सीन लंच ब्रेक पर कट होता है जहां सभी वॉलंटियर्स खाना खा रहे होते हैं। तभी एवा की नज़र उसी बुजुर्ग औरत पर पड़ती है जो फ्लाइट में उसके बगल में बैठी थी और वहीं हमें पता चलता है कि उस औरत का पोता अब इस दुनिया में नहीं रहा। लंच के बाद एवा और क्ले फिर से काम पर लौट जाते हैं और इस बार वे एक स्टोर के अंदर जाते हैं। तभी माहौल हल्का करने के लिए क्ले मजाक में एवा से पूछता है कि क्या वो मस्यूज है, लेकिन एवा तुरंत उसे करेक्ट करते हुए बताती है कि वो एक फिजियोथेरेपिस्ट है। तभी एवा की नज़र वहाँ रखे एक बेबी कोट पर पड़ती है और उसे देखते ही वो अचानक यादों में खो जाती है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि एवा और मिच एक बच्चा चाहते थे, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी एवा प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी, जिस कारण वो अंदर ही अंदर टूटने लगी थी। लेकिन तभी सीन वापस प्रेजेंट में लौट आता है जहां एवा अचानक एक औरत को चिखते हुए देखती है क्योंकि उसका सामना एक लिविंग डेड से हो गया था। कुछ ही सेकंड में सोल्जर्स वहां पहुंच जाते हैं और बिना देर किए उस लिविंग डेड को गोली मार देते हैं। ये सब देख वहां मौजूद हर इंसान सहम जाता है। बाद में एवा और क्ले एक गराज के अंदर जाते हैं, लेकिन अंदर जाते ही एवा ठिठक कर रुक जाती है क्योंकि कोने में एक लिविंग डेड चुपचाप खड़ा था। वो बस बिना पलक झपकाए उनकी तरफ देख रहा था। न वो हमला कर रहा था, न ही हिल रहा था। ये नज़ारा इतना अजीब था कि एवा की सांसें तक रुक जाती हैं। तभी क्ले तुरंत बाहर भागता है और सोल्जर्स को बुलाने के लिए फ्लेयर फायर कर देता है, लेकिन इस बीच भी वो लिविंग डेड बस एवा को घूरे जा रहा था। कुछ ही देर में सोल्जर्स वहाँ पहुँचते हैं और उसे गोली मार देते हैं। रात होते ही सभी वॉलंटियर्स एक शेयर्ड बिल्डिंग में ठहरते हैं। वहीं एवा चुपके से मैप पर अपने लोकेशन से एंजो रिजॉर्ट तक का रास्ता मार्क कर रही होती है, वही रिजॉर्ट जहां मिच ठहरा हुआ था। लेकिन रास्ता लगभग 200 मील लंबा था। फिर भी एवा ने वहां जाने का फैसला कर लिया था। मौका देखते ही वो चुपचाप वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक ऑफिसर उसे रोक लेता है और पूछता है कि वो इतनी रात में आखिर कहाँ जा रही है। एवा बहाना बनाते हुए कहती है कि उसे बस थोड़ी फ्रेश एयर चाहिए थी, लेकिन ऑफिसर सख्त आवाज़ में उसे वापस अंदर जाने को कहती है। मजबूर होकर एवा वापस बिल्डिंग के अंदर चली जाती है। वहाँ कुछ लोग म्यूज़िक पर पार्टी कर रहे थे, मानो वो कुछ देर के लिए इस डरावनी दुनिया को भूल जाना चाहते हों। तभी एवा की नज़र क्ले पर पड़ती है और वो जाकर उसके पास बैठ जाती है। क्ले उसे एक ड्रिंक ऑफ़र करता है और फिर पूछता है कि आखिर वो होबार्ट क्यों आई है, जिस पर एवा बताती है कि वो अपने पति मिच को ढूंढने आई है, जो वुडब्रिज के पास एक कोस्टल टाउन में कंपनी रिट्रीट के लिए गया हुआ था। फिर बात उन लिविंग डेड की तरफ मुड़ जाती है जिन्हें उन्होंने दिन में देखा था। एवा धीरे से कहती है कि वो चीज़ पूरी तरह मरी हुई नहीं लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर का कोई हिस्सा अब भी जिंदा हो, डरा हुआ, खोया हुआ। क्ले कहता है कि उसने इतनी गौर से नहीं देखा, लेकिन एवा यकीन से कहती है कि उसने उसकी आंखों में इमोशन महसूस किए थे। तभी क्ले अचानक उससे पूछता है कि अगर मिच भी उसी हालत में मिला तो वो क्या करेगी। ये सवाल सुन एवा कुछ पल के लिए चुप हो जाती है और सिर्फ गुड नाइट कहकर वहाँ से चली जाती है। अगला सीन एक अंधेरे घर में कट होता है जहाँ एवा और क्ले बॉडीज़ ढूंढ रहे होते हैं। तभी अचानक एवा को एक कमरे के अंदर से किसी चीज़ की आवाज़ सुनाई देती है और वो डर के मारे वहीं जम जाती है। तभी एक डरावना लिविंग डेड चिखते हुए उस कमरे से बाहर निकलता है, लेकिन अगले ही पल एवा की आंख खुल जाती है क्योंकि वो सब सिर्फ एक बुरा सपना था। बाद में हम देखते हैं कि एवा और क्ले एक गराज में बॉडीज़ ढूंढने जाते हैं, लेकिन तभी क्ले की नज़र वहाँ खड़ी एक बाइक पर पड़ती है, जिसे देख वो अचानक एक्साइटेड हो जाता है। एवा गराज के अंदर जाती है, लेकिन अंदर का नज़ारा देख उसके होश उड़ जाते हैं।
वहाँ कई डेड बॉडीज पड़ी हुई थीं, जिन्हें देख साफ समझ में आ रहा था कि यहाँ कोई बैचलर पार्टी चल रही थी और ब्लास्ट ने वहाँ मौजूद किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा। तभी बात करते करते अचानक वहाँ पड़ी एक डेड स्ट्रिपर अपनी आंखें खोल देती है, जिसे देख एवा और क्ले दोनों सन्न रह जाते हैं। इसी बीच एवा क्ले से कहती है कि वो उसे एंसो रिसॉर्ट तक पहुंचने में मदद करे और वहां खड़ी एक बाइक की तरफ इशारा करते हुए उसे पूरा रूट समझाती है। क्ले कुछ पल सोचता है और फिर उसकी मदद करने के लिए मान जाता है, जिसके बाद वो हेलमेट्स और फ्यूल का इंतज़ाम करने चला जाता है। लेकिन तभी एवा को पीछे से किसी आवाज़ का एहसास होता है। वो मुड़कर देखती है तो वही स्ट्रिपर कुछ दूरी पर खड़ी थी। ये देख एवा के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। डरते हुए वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती है और फिर देखती है कि वो लिविंग डेड लगातार अपने दांत पीस रही थी और सामने लगे मिरर को घूरे जा रही थी। एवा डरते हुए उससे पूछती है, क्या तुम मेरी बात सुन सकती हो? लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती, बस धीरे धीरे अपना सिर घुमाकर एवा की तरफ देखने लगती है। तभी क्ले की नज़र उस पर पड़ती है और वो तुरंत चिल्लाकर एवा से वहाँ से दूर हटने को कहता है, जिसके बाद दोनों बिना आवाज़ किए जल्दी से बाइक उठाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में क्ले तेज़ रफ्तार में बाइक चलाते हुए राइड का मज़ा लेने लगता है, लेकिन तभी उन्हें सामने से एक मिलिट्री व्हीकल आती दिखाई देती है, जिसे देख क्ले तुरंत बाइक रोक देता है और दोनों छुप जाते हैं। तभी एवा की नज़र दूर खड़े एक लिविंग डेड पर पड़ती है, जिसकी एक बाँह टूटी हुई थी और वो धीरे धीरे घिसटता हुआ उनकी तरफ बढ़ रहा था। लेकिन इससे पहले कि वो उनके पास पहुँच पाता, एक सोल्जर आता है और उस लिविंग डेड के सिर में गोली मार देता है, फिर बिना रुके वहाँ से चला जाता है। सीन कट होता है जहाँ एवा और क्ले अपनी बाइक से और भी साउथ की तरफ बढ़ रहे होते हैं। लेकिन अब चारों तरफ का नज़ारा पूरी तरह बदल चुका था। हवा में धुआं और राख फैली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया जल चुकी हो। रास्ते में उन्हें एक छोड़ी हुई एम्बुलेंस दिखती है। क्ले उसके अंदर जाता है और वहाँ से 2 मास्क निकाल लाता है ताकि वे इस जहरीले धुएं से खुद को बचा सकें। लेकिन तभी दोनों कुछ ऐसा देख लेते हैं जिससे उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिसके बाद बिना एक पल रुके वे तुरंत वहां से निकल जाते हैं। और तभी कैमरा पीछे की तरफ दिखाता है जहां एक इंसान का सिर्फ ऊपरी हिस्सा ज़मीन पर घिसटता हुआ उनकी तरफ बढ़ रहा था। खैर, आगे बढ़ते हुए एवा और क्ले एक छोटे से फूड और फ्यूल स्टॉल पर रुकते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि एंसो रिजॉर्ट अब वहां से सिर्फ 19 माइल्स दूर है। इतने लंबे सफ़र के बाद क्ले के कंधों में दर्द होने लगता है, जिसे देख एवा उसे मसाज देने लगती है। इसी दौरान क्ले उससे उसके पति के बारे में पूछता है, जिस पर एवा बताती है कि उसका पति रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में काम करता है और हर साल उसकी कंपनी अपने डेलीगेट्स के लिए एक बड़ा मीटअप रखती है। लेकिन इस बार वो मीटअप तस्मानिया में हुआ था। दूसरी तरफ क्ले बताता है कि वो एक बिल्डर है। तभी एवा की नज़र उसके हाथ पर बने एक टैटू पर जाती है, जिसमें एक औरत और एक बच्चे की तस्वीर बनी हुई थी। उसे देख एवा पूछती है कि क्या उसने अपने किसी बेहद करीबी इंसान को खो दिया है। लेकिन ये सवाल सुनते ही क्ले अचानक चुप हो जाता है और बात को टाल देता है। तभी अचानक उनके पीछे से एक आवाज़ आती है। वे पलट कर देखते हैं तो एक लिविंग डेड लंगड़ाता हुआ उनकी तरफ बढ़ रहा था। उसका एक पैर टूटा हुआ था और वो अपने दांत पीसते हुए बेहद खतरनाक तरीके से उनकी तरफ आ रहा था। तभी अचानक पीछे से गोली चलने की आवाज़ आती है और वो लिविंग डेड वहीं ढेर हो जाता है, जिसे देख एवा और क्ले चौंक जाते हैं। तभी उनके सामने एक सोल्जर आता है जिसका नाम राइली था। उसी ने उनकी जान बचाई थी। राइली गुस्से में उनसे पूछता है कि वे लोग इस रिस्ट्रिक्टेड जोन में क्या कर रहे हैं, जिस पर एवा उसे सच बता देती है कि वो अपने पति को ढूंढ रही है और क्ले सिर्फ उसकी मदद कर रहा है। एवा ये भी बताती है कि उसका पति वुडब्रिज में है। ये सुन राइली कहता है कि उसे इस इंसिडेंट की रिपोर्ट करनी पड़ेगी और फिर वो क्ले को पूछताछ के लिए अपने साथ ले जाता है, जबकि एवा को एक कमरे में बंद कर देता है। वहाँ अकेले बैठी एवा मिच को याद कर रही होती है और तभी कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ हम एवा को उदास हालत में बाथटब में बैठे देखते हैं। तभी मिच काम से घर लौटता है। वो कहता है कि उसने उसे कई बार कॉल किया था, लेकिन उसने फ़ोन क्यों नहीं उठाया। फिर वो पूछता है कि आखिर उसे किस बारे में बात करनी थी। लेकिन तभी सीन वापस प्रेजेंट में लौट आता है, जहां एवा को किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई देती है और वो अचानक उठ बैठती है। तभी राइली दरवाज़ा खोलता है और बताता है कि क्ले वहां से भाग गया।
ये सुन एवा थोड़ा असहज हो जाती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि क्ले सच में भागा है या फिर राइली ने उसके साथ कुछ किया है। तभी राइली शांत आवाज़ में कहता है कि वो समझ सकता है कि एवा किस दौर से गुजर रही है और कभी कभी क्लोजर मिलना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए वो उसे वुडब्रिज ले जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन साथ ही वो उसे चेतावनी भी देता है कि अगर वहाँ उसे उसका पति मिल भी जाए तो हो सकता है वो वैसा ना हो जैसा वो उसे याद करती है। राइली आगे कहता है कि वुडब्रिज जाने से पहले उसे रास्ते में कुछ ज़रूरी सामान लेना होगा, जिसके बाद वे दोनों जीप की तरफ बढ़ते हैं। तभी एवा की नज़र राइली के हाथ में पहनी वेडिंग रिंग पर पड़ती है, जिसे देख उसे एहसास होता है कि शायद राइली भी किसी अपने को खो चुका है, और फिर वे दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में राइली उसे बताता है कि जिस जगह वे जा रहे हैं वो पहले एक बुजुर्ग किसान और उसकी पत्नी का घर हुआ करता था, और वहाँ उसे पोस्टिंग मिलने से पहले ही उन्होंने वहाँ बहुत सारा कैनेड फूड जमा कर रखा था। कुछ देर बाद वे उस जगह पहुँच जाते हैं, लेकिन जैसे ही राइली एवा को अंदर आने को कहता है वो थोड़ा झिझक जाती है, क्योंकि उसे लगा था कि राइली सिर्फ कुछ सामान लेकर वापस निकल जाएगा। लेकिन राइली कहता है कि उसे भूख लगी है, और ये कहकर वो सीधे घर के अंदर चला जाता है। अगला सीन डाइनिंग टेबल पर कट होता है, जहां दोनों साथ बैठे होते हैं, लेकिन एवा को अब राइली पर थोड़ा शक होने लगा था, इसीलिए वो वहां रखा कुछ भी खाने से मना कर देती है। तभी उसकी नज़र पास रखी एक फ़ोटो फ्रेम पर जाती है, जिसमें राइली अपनी पत्नी के साथ खड़ा था और उसी के पास उसकी कार कीज भी रखी हुई थी। तभी राइली अपनी पत्नी के बारे में बात करना शुरू करता है। वो बताता है कि उसकी पत्नी केटी उनके पहले बच्चे को जन्म देने वाली थी और डिलीवरी में बस कुछ ही हफ्ते बाकी थे। केटी अपने परिवार से मिलने आई हुई थी, लेकिन ब्लास्ट वाले दिन राइली कहीं और ड्यूटी पर तैनात था, और जब वो वापस लौटा तब तक सब खत्म हो चुका था। वो बताता है कि केटी की मौत ब्रेकफास्ट करते वक्त ही हो गई थी और बाद में उसने खुद अपने हाथों से उसे दफनाया था। एवा पूछती है कि क्या केटी भी उन लिविंग डेड में बदल गई थी, लेकिन इस सवाल पर राइली बिल्कुल चुप हो जाता है। उसकी खामोशी ही सब कुछ बयां कर रही थी। माहौल भारी हो जाता है। तभी एवा बात बदलते हुए पूछती है कि वे लोग वहाँ से कब निकलेंगे, जिस पर राइली कहता है जल्द ही। लेकिन उससे पहले वो चाहता है कि एवा उसके लिए एक काम करे। इसके बाद सीन एक कमरे में कट होता है, जहाँ एवा केटी के कपड़े पहने खड़ी थी, उसके फुटवियर, ज्वेलरी, यहाँ तक कि उसका परफ्यूम भी। लेकिन वो केटी की वेडिंग रिंग नहीं पहनती, क्योंकि वो अपनी शादी की रिंग उतारना नहीं चाहती थी। तभी कपड़े बदलते वक्त उसे ड्रॉर के अंदर एक सिजर्स मिलती है, जिसे वो चुपके से उठाकर तकिए के नीचे छुपा देती है। और तभी कमरे में राइली अंदर आता है, जिसे देख एवा साफ शब्दों में कहती है बस एक डांस, और उसके बाद तुम मुझे मिच के पास ले जाओगे। दरअसल राइली ने उससे अपनी पत्नी की तरह तैयार होने को कहा था, ताकि वो उसके साथ एक आखिरी बार डांस कर सके, और बदले में वो उसे उसके पति तक पहुंचा देगा। फिर राइली अपने ईयरबड्स लगाता है और एक ईयरबड एवा को दे देता है, जिसके बाद दोनों धीरे धीरे डांस करना शुरू करते हैं। म्यूज़िक बजते ही एवा की आंखों के सामने मिच की यादें आने लगती हैं। उसे ऐसा महसूस होता है मानो वो राइली के साथ नहीं, बल्कि मिच के साथ डांस कर रही हो। दूसरी तरफ राइली भी अपनी भावनाओं में पूरी तरह खो चुका था। उसे लग रहा था जैसे उसके सामने सच में केटी खड़ी हो। डांस करते करते वो टूटने लगता है और रोते हुए केटी से माफ़ी मांगता है कि वो उसे बचा नहीं पाया। फिर वो नीचे झुककर ऐसे बात करने लगता है मानो अपने अजन्मे बच्चे से बात कर रहा हो। लेकिन तभी अचानक उसकी नज़र एवा के हाथ पर जाती है और उसे एहसास होता है कि उसने केटी की रिंग नहीं पहनी है। राइली एवा के हाथ की तरफ देखते हुए कहता है कि उसे सब कुछ पहनना होगा, यहाँ तक कि केटी की रिंग भी। लेकिन एवा शांत आवाज़ में जवाब देती है कि गाना ख़त्म हो चुका है, वो उसके साथ डांस कर चुकी है। अब उसे अपना वादा निभाना चाहिए और उसे मिच के पास ले जाना चाहिए। लेकिन ये सुनते ही राइली का चेहरा बदल जाता है। वो गुस्से में कहता है कि एवा ने सब खराब कर दिया, और फिर से जिद करने लगता है कि वो केटी की रिंग पहने। यहाँ हमें पता चलता है वो एक साइको जैसा बन गया था। खैर, तो एवा साफ मना कर देती है। वो कहती है कि वो अपनी शादी की रिंग कभी नहीं उतारेगी। तभी राइली पागलों की तरह कहता है कि उन्हें सब कुछ फिर से शुरू करना होगा, और अगर एवा ने उसकी बात नहीं मानी तो उनका डील ख़त्म। ये सुन एवा डर जाती है, लेकिन अगले ही पल वो पास रखी एक छोटी स्टैच्यू उठाती है और पूरी ताकत से राइली के सिर पर मार देती है। राइली लड़खड़ाकर गिर पड़ता है और मौका मिलते ही एवा वहाँ से भागती है। वो एक दूसरे कमरे में घुसकर दरवाज़ा लॉक कर देती है और डर के मारे चिल्लाने लगती है कि वो उसे अकेला छोड़ दे। लेकिन तभी उसकी नज़र कमरे के बेड पर पड़ती है और ये देख उसकी चीख निकल जाती है, क्योंकि वहाँ राइली की प्रेग्नेंट वाइफ केटी पड़ी थी, जो अब एक लिविंग डेड बन चुकी थी। वो जिंदा तो थी,
लेकिन पूरी तरह इंसान नहीं रही थी। तभी बाहर से राइली की आवाज़ आती है। वो कहता है कि सिर्फ कुछ लोग ही मौत के बाद वापस आते हैं क्योंकि उनके अंदर कुछ अधूरा रह जाता है। वो कहता है कि केटी मरने के लिए तैयार नहीं थी, वो एक अच्छी माँ बनना चाहती थी और अब भी बनेगी। यहाँ तक कि राइली दावा करता है कि उसका बच्चा अब भी केटी के अंदर जिंदा है। ये सब सुन एवा के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तभी राइली दरवाज़ा पीटना शुरू कर देता है। मजबूर होकर एवा खिड़की से बाहर निकलकर भाग जाती है, लेकिन बाहर आते ही उसे एहसास होता है कि जीप की कीज़ अभी भी अंदर रह गई हैं और तभी वो हिम्मत जुटाकर दोबारा अंदर जाने का फैसला करती है। लेकिन जैसे ही वो वापस घर के पास पहुंचती है, राइली उसे देख लेता है। एवा जान बचाकर भागने लगती है, जबकि राइली पागलों की तरह उसका पीछा करता है। भागते भागते एवा एक पुराने शेड के अंदर छुप जाती है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद राइली भी वहां पहुंच जाता है और फ्लैशलाइट लेकर उसे ढूंढने लगता है। तभी एवा की नज़र वहां मौजूद चीज़ों पर पड़ती है और डर के मारे उसकी सांसें थम जाती हैं, क्योंकि वहां कई लिविंग डेड जंजीरों से बंधे हुए थे और सभी लगातार अपने दांत पीस रहे थे। ये नज़ारा इतना भयानक था कि किसी के भी होश उड़ जाए, और यहीं एवा को समझ में आ जाता है कि राइली इन सब पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था। शायद वो किसी तरह अपनी पत्नी को वापस पहले जैसा बनाना चाहता था। तभी राइली कहता है कि समय के साथ ये लिविंग डेड और ज़्यादा एग्रेसिव होते जा रहे हैं। ये सुन एवा और डर जाती है, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो चुपके से अपनी वेडिंग रिंग उतार कर छुपा देती है और फिर खुद को केटी की तरह दिखाने की कोशिश करती है। धीरे धीरे वो राइली के सामने आती है और उसी की पत्नी की तरह उससे पूछती है, क्या तुमने मेरी रिंग देखी है? राइली पहले से ही अपनी मानसिक हालत खो चुका था, इसलिए वो सच में एवा को केटी समझ बैठता है और भावुक होकर उसे गले लगा लेता है। लेकिन तभी एवा मौका देखते ही उसकी गर्दन में चाकू घोंप देती है। राइली वहीं गिर पड़ता है। ये सब होते ही एवा खुद शॉक में चली जाती है, क्योंकि शायद पहली बार उसने किसी इंसान को मारा था, लेकिन वहां रुकना मौत को बुलाने जैसा था। इसलिए वो तुरंत जीप कीज उठाती है और भागकर गाड़ी तक पहुंच जाती है। जैसे ही वो जीप स्टार्ट करती है, उसकी नज़र सामने खड़ी प्रेग्नेंट केटी पर पड़ती है। वो वहीं खड़ी उसे घूर रही थी। कुछ पल के लिए एवा डर के मारे जम जाती है, लेकिन फिर हिम्मत करके वहां से गाड़ी भगा देती है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां हम मिच को टैस्मेनिया जाने के लिए पैकिंग करते हुए देखते हैं। लेकिन एवा किसी बात को लेकर बहुत परेशान थी। वो चाहती थी कि मिच इस ट्रिप पर न जाए। वो उससे रुकने की रिक्वेस्ट करती है। एवा फिर मिच से पूछती है कि क्या वो उसे एयरपोर्ट तक छोड़ सकती है, लेकिन मिच इसके लिए भी मना कर देता है और यहीं से साफ समझ में आ जाता है कि दोनों के बीच किसी बात को लेकर बड़ा झगड़ा हुआ था। आखिरकार मिच ये कहकर वहां से चला जाता है कि वो 1 हफ्ते में वापस आ जाएगा और तब वे आराम से बैठकर सारी बातें कर लेंगे। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सीन वापस प्रेजेंट में लौटता है, जहां एवा जीप के अंदर सोई हुई थी। अचानक उसकी आंख खुलती है। वो चुपचाप अपनी वेडिंग रिंग वापस पहनती है और हाथ में एक एक्स लेकर सड़क पर आगे बढ़ने लगती है, क्योंकि वो आखिरकार वुडब्रिज के करीब पहुंच चुकी थी। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है, पीछे से एक लिविंग डेड उसका पीछा करने लगता है। पहले वो धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन अचानक वो पूरी रफ्तार से एवा की तरफ दौड़ पड़ता है। ये देख एवा बुरी तरह घबरा जाती है और भागते वक्त गिर पड़ती है, जिस कारण उसका एक्स भी हाथ से छूट जाता है। किसी तरह वो जान बचाकर पास खड़ी एक बस के अंदर घुस जाती है, लेकिन वो क्रिएचर भी उसके पीछे अंदर आ जाता है और उसका पैर पकड़ने की कोशिश करता है। तभी एवा देखती है कि पूरी बस डेड बॉडीज से भरी हुई है। डर और घबराहट में वो पास पड़ा फायर एक्सटिंग्विशर उठाती है और पूरी ताकत से उस लिविंग डेड पर वार कर देती है। एक ज़ोरदार चोट लगते ही वो शांत हो जाता है। एवा थक चुकी थी, लेकिन फिर भी वो रुकती नहीं। कुछ देर बाद चलते चलते उसे एक मिनीवन मिलती है। वो अंदर मौजूद एक फैमिली की डेड बॉडीज़ को बाहर निकालती है, फिर दरवाज़ा बंद कर खुद को थोड़ा सुरक्षित करने की कोशिश करती है। वहीं बैठकर वो अपने ज़ख्म चेक करती है और तभी उसे पता चलता है कि एंजो रिसॉर्ट अब वहाँ से सिर्फ 6 मील दूर है। इसके बाद रात में थकान के कारण एवा वहीं सो जाती है, लेकिन कुछ देर बाद अचानक उस फैमिली के पिता की डेड बॉडी हरकत करने लगती है और उसकी आवाज़ सुनते ही एवा की भी नींद खुल जाती है। एवा डरते डरते वैन से बाहर निकलती है ताकि वो देख सके कि आखिर बाहर क्या हो रहा है। तभी वो उस डेड बॉडी को ज़मीन खोदते हुए देखती है। वो कुछ पल के लिए मुड़कर एवा की तरफ देखता है और फिर दोबारा मिट्टी खोदने लगता है। पहले तो एवा को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन फिर अचानक उसे एहसास होता है कि वो अपनी फैमिली को दफनाना चाहता है। ये समझते ही एवा का दिल भर आता है और वो उसकी मदद करने का फैसला करती है।
दोनों मिलकर उस आदमी की फैमिली को दफनाते हैं, लेकिन सब कुछ खत्म होने के बाद भी वो लिविंग डेड वहीं खड़ा रहता है। और तभी एवा समझ जाती है कि वो खुद भी अपने परिवार के साथ दफन होना चाहता है। ये एहसास एवा को अंदर तक तोड़ देता है, लेकिन भारी दिल के साथ वो एक्स उठाती है और उस आदमी के सिर पर वार कर देती है। फिर उसे भी उसी कब्र में उसके परिवार के साथ दफना देती है और आखिर में उस फैमिली की एक फ़ोटो उस कब्र के ऊपर रख देती है ताकि उनकी पहचान हमेशा बनी रहे। अगली सुबह एवा आखिरकार एंजो रिजॉर्ट पहुंच जाती है, लेकिन अंदर का नज़ारा किसी डरावने सपने से कम नहीं था। वहाँ कई लोग योगा पोजीशंस में मरे पड़े थे, मानो ब्लास्ट के वक्त वे योगा कर रहे हों। एवा धीरे धीरे रिजॉर्ट के अंदर आगे बढ़ती है। तभी उसकी नज़र एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बोर्ड पर जाती है, जहाँ रूबी नाम की एक लड़की की तस्वीर लगी हुई थी। लेकिन कुछ ही देर बाद एवा उसी रूबी को एक लिविंग डेड के रूप में देखती है, जो अब काफ़ी अग्रेसिव हो चुकी थी। हालांकि वो रिसॉर्ट के बाहर बंद थी। आखिरकार एवा मिच के कमरे तक पहुंच जाती है और वहां लगे डू नॉट डिस्टर्ब साइन को देख कुछ पल के लिए ठहर जाती है। कांपते हाथों से वो दरवाज़ा खोलती है और अंदर जाते ही उसकी आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि मिच वहीं बेड के पास बैठा हुआ था, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। एवा धीरे से उसके सामने बैठती है। एवा कांपते हाथों से मिच का हाथ पकड़ती है और टूटती हुई आवाज़ में कहती है, मैं आ गई हूँ मिच। लेकिन मिच बिल्कुल शांत बैठा रहता है। तभी एवा की नज़र कमरे में रखे 2 वाइन ग्लासेस पर पड़ती है, जिसे देख उसका दिल बैठ जाता है और फिर उसे वहाँ एक औरत का आईडी कार्ड भी मिलता है। शक और दर्द के बीच वो तुरंत वॉशरूम की तरफ जाती है, जहाँ उसे मिच की वेडिंग रिंग पड़ी मिलती है। ये देख एवा पूरी तरह टूट जाती है। वो वापस मिच की तरफ देखती है और नम आंखों से पूछती है, क्या तुम्हारे अंदर भी कोई अधूरी बात बाकी है? फिर रोते हुए कहती है, मैं यही हूँ मिच, हम इस तरह सब खत्म नहीं कर सकते। वो बार बार उससे जागने की भीख मांगती है, लेकिन मिच की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। तभी वहाँ अचानक क्ले पहुँच जाता है, जो एवा को ढूंढते हुए रिजॉर्ट तक आ गया था। इसके बाद सीन समुंदर किनारे कट होता है, जहाँ क्ले और एवा साथ बैठे होते हैं और पहली बार एवा अपने दिल का सच किसी के सामने खोलती है। वो बताती है कि वो IVF शुरू करना चाहती थी, क्योंकि वो माँ बनना चाहती थी। लेकिन मिच का कहना था कि उन्हें थोड़ा और इंतज़ार करना चाहिए। वो नेचुरल तरीके से बच्चा चाहते थे और इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर झगड़े होने लगे थे। फिर एवा कांपती आवाज़ में एक और सच बताती है कि उसने किसी और आदमी के साथ रिश्ता बना लिया था और तस्मेनिया जाने से पहले उसने ये बात मिच को बता भी दी थी। एवा रोते हुए कहती है कि उसे लगा था अगर वो मिच को ढूंढ ले, चाहे वो किसी भी हालत में क्यों ना हो, तो शायद वो सब कुछ ठीक कर पाएगी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इसके बाद क्ले भी अपनी कहानी बताता है। वो कहता है कि उसकी एक बेटी है हैना और एक पत्नी ब्रिजेट, लेकिन अब वे दोनों उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। क्ले बताता है कि वो यहाँ इसलिए आया था क्योंकि वो साबित करना चाहता था कि वो स्वार्थी इंसान नहीं है। उसे लगा था कि अगर वो यहाँ लोगों की मदद करेगा तो शायद उसकी पत्नी और बेटी उसे नए नज़रिए से देखेंगी, लेकिन किस्मत ने उसका भी साथ नहीं दिया। उस रात क्ले और एवा पहली बार अपने सारे दर्द को भूलने की कोशिश करते हैं। दोनों पूल में बैठे शराब पी रहे होते हैं, मानो कुछ पलों के लिए इस डरावनी दुनिया से दूर जाना चाहते हों। लेकिन तभी अचानक वहाँ एक लिविंग डेड आ जाता है। उसे देखते ही एवा के अंदर दबा हुआ सारा गुस्सा बाहर निकल पड़ता है। वो बिना कुछ सोचे पास पड़ी बॉटल उठाती है और पूरी ताकत से उस पर मार देती है। लेकिन वो यहीं नहीं रुकती। एवा लगातार उसके चेहरे पर वार करती रहती है, मानो वो उस क्रीचर पर नहीं बल्कि अपने अंदर के दर्द, पछतावे और गुस्से को ख़त्म कर रही हो। अगली सुबह एवा चुपचाप मिच के कमरे में जाती है और वहाँ अपनी वेडिंग रिंग उतार कर रख देती है। शायद अब वो समझ चुकी थी कि मिच सच में जा चुका है। इसके बाद क्ले और एवा मिलकर मिच की बॉडी को उठाते हैं और उसे एक मोटर बोट में रखते हैं। फिर वे उस बोट को आग लगा देते हैं और धीरे धीरे उसे समुंदर की तरफ बहा देते हैं। एवा बस दूर खड़ी उसे जाते हुए देखती रहती है, मानो वो अपने अतीत को आखिरी विदाई दे रही हो। इसके बाद दोनों वापस लौटने लगते हैं और सफ़र करते हुए आखिर उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां राइली पहली बार एवा को लेकर आया था। लेकिन तभी उनकी गाड़ी के सामने अचानक केटी खड़ी दिखाई देती है। एवा धीरे धीरे कार से बाहर निकलती है और तभी उसकी नज़र केटी के पेट पर पड़ती है। वो अब प्रेग्नेंट नहीं थी, मतलब वो बच्चे को जन्म दे चुकी थी। केटी बस एक दिशा में खड़ी देख रही थी। उसकी सांसें तेज़ चल रही थीं। फिर बिना कुछ किए वो धीरे धीरे वहाँ से मुड़कर चली जाती है। तभी एवा को किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वो तुरंत उस दिशा में भागती है जिधर केटी देख रही थी और वहाँ पहुँचते ही उसकी आंखें फैल जाती हैं, क्योंकि वहाँ एक न्यूबॉर्न बेबी पड़ा था, वही बच्चा जिसे केटी ने जन्म दिया था।
एवा तुरंत उसे अपनी गोद में उठा लेती है, जबकि क्ले अपना शर्ट उतारकर बच्चे को ढक देता है। एवा धीरे धीरे उसे शांत कराने लगती है और इतने दर्द और तबाही के बीच शायद पहली बार उसके चेहरे पर सुकून और खुशी दिखाई देती है। दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। तो चलिए मिलते हैं दूसरी मूवी एक्सप्लेनेशन में, जहां डर का बसेरा हो।